वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था कि वो क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, और उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था मॉलिक्यूल्स का। हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसकी हेल्प से फिर हम उसकी एनर्जी लेवल्स और उनकी एनर्जी निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid diatomic molecule. या हम इसको बोल सकते हैं ऑफ ए रिजिड रोटर। कि रिजिड का मतलब क्या होगा बच्चे? मोलिक्यूल इन विच distance between atom is not changing. That is, there is no vibrational motions. क्योंकि जो डिस्टेंस होती है हमारी वाइब्रेशंस मोशंस की वजह से चेंज होती है हमारे पास। इसका मतलब है मैंने हम अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का या रिजिड रोटर। देखो अब हमें पता है कि अगर एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल मास होता है m1, इसका ये a है, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल कर दिया ये b हो गया, इसका मास कितना m2, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे थोड़ा सा m2 की साइड में, और ये जो डिस्टेंस हमने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया लाइक r1, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से इसके सेंटर तक का r2, या मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ m1 एंड m2 इज r0। ये यहाँ पर ऐसा हो गया, दिस इज r1 r2 m1 m2। तो हमें पता है कि m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, ये ऐसा होता है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पर हम m1 r1 की जगह पे अब क्या इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे? देखो I इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख देते हैं m1 r1 इंटू r1 प्लस m2 r2 इंटू r2। अब हुआ क्या? m1 r1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m2 r2। पुटिंग वैल्यू ऑफ m1 r1 क्या? तो I की जगह क्या, इस m1 r1 की जगह क्या लिखा? m2 r2 इंटू r1 प्लस इस m2 r1 की जगह हमने क्या लिखा? m1 r1, ऐसा m1 r1 इंटू r2। यहाँ से r1 और r2 मेरे पास क्या हो सकते हैं? कॉमन। तो I क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 r1 इंटू r। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। चलिए अब हुआ क्या हमारे पास? ये इक्वेशन 1 होगी। अब हमें पता है वी नो m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। अब इस m2 r2 की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस r2 को मैं क्या लिखूं? r0 माइनस r1, ऐसा लिख सकते हैं कि m1 r1 तो था, इस r2 को क्या लिखा? r0 माइनस r1। तो यहाँ पे कर सकते हैं m1 r1 इक्वल्स टू m2 r0 माइनस r1। इसको ओपन कर लेते हैं। अगर इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? m1 r1 इक्वल्स टू m2 r0 माइनस m2 r1। r1 को इस साइड लेके आ जाओ, क्या बचेगा? m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू m2 r0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? r1 था ये, यहाँ पे r1 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन। तो r1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? दिस इज r1 इज इक्वल्स टू क्या? r1 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m2 इंटू r0। r1 लेंगे तो r1 इक्वल्स टू m2 r0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2। हमने r1 की वैल्यू निकाली है, ऐसे हम r2 की निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली को हम लिख सकेंगे ऐसा। सिमिलरली क्या हुआ? जब हमने m1 r1 से m2 r2 लिखा था, मैं m2 r2 इक्वल्स टू क्या लिखूं? m1 r1। तो ऐसा लिख सकते हैं m2 r2 इक्वल्स टू m1 r1, और r1 की अगर मैं वैल्यू पुट अप करता तो क्या आती? m1 क्या लिख सकते हैं? दिस इज r2 r0 माइनस r2। आप ओपन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा?
m2 r2, इसको इस साइड लेके आओ r2 वाले को, माइ प्लस m1 r2 दिस इज इक्वल्स टू m1 r0। फिर यहां से r2 को मैं लूंगा तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 r0 अपॉन m2 प्लस m1, ऐसा ही ब्रैकेट में। तो ये इसको इक्वेशन बोल दिया हमने 2, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 हमने यहां पे लिखा था, ये 2 था, तो ये क्या हो गया 3। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन r1 एंड r2 इन इक्वेशन किसमें 1 के अंदर, क्योंकि इसमें r1 r2 की वैल्यू पुट अप कर दें तो क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, r1 था, r1 की जगह क्या लिखेंगे, m1 r0 अपॉन m2 प्लस m1, और ऐसे ही r2 की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, m2 r0 अपॉन m2 प्लस m1। एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास क्या बचेगा, m1 इंटू m2 इंटू r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। इसको हम बोल देते हैं रिड्यूस मास, दिस इज म्यू। तो हमने क्या लिखा, I इक्वल्स टू म्यू r नॉट स्क्वायर, या मैं इसको कंप्लीट को r बोलता, इफ हम r लिख देते तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ r नॉट इक्वल्स टू r, तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर मैं इस r नॉट को लिखता या मैं लिख देता और r, तो ये r नॉट की जगह हम r लिखते, r0 माइनस जहां लिखा है r नॉट माइनस लिखा है वहां पे केवल r लिखते, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू r स्क्वायर या म्यू r नॉट स्क्वायर। तो अब इसका हम यूज करें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वैल्यू आ गई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की, या हम बोल दे रिजिड रोटर की, जिसके अंदर कोई वाइब्रेशनल मोशन नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। अब उसकी एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, अब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे एक रिजिड रोटर की। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए रिजिड रोटर, तो हम ऐसा लिखते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग molecule is given by L equals to I ओमेगा। I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने निकाला है। ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम नाम भी बोल सकते हैं, अगर इसको नाम बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमने 3 इक्वेशन लिख दी थी, I की वैल्यू आ रही थी, उसमें बोल सकते हैं इक्वेशन 4। और जो ये एंगुलर वेलोसिटी, जो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्वांटाइज होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, एंड as the angular momentum is quantized, so its value is determined by या is given by, क्या ये इक्वेशन हमारे पास L इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं, J इंटू J प्लस 1 अंडर रूट H अपॉन 2 पाई। ये इसको मैं इक्वेशन 5 बोल सकता हूँ। देखो इसको भी हम लास्ट में जब डीजेनरेसी निकालेंगे एनर्जी स्टेट की रिजिड रोटर की, उस टाइम हम देखेंगे कि निकला कैसे, कि जो हमारे पास J इंटू J प्लस 1 है, ये कैसे आया हमारे पास, L की वैल्यू इसकी कैसे इक्वल आती है। अब क्या हुआ, अब हमें पता है J इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू n, ऐसा हो सकता है। अब जो ये तो हो गया कि L की वैल्यू I ओमेगा होगा, और L की जो वैल्यू होगी इस इक्वेशन से पता करते, एंड एनर्जी ऑफ a rotating molecule is given by equals to, ऐसा EJ लिख सकता हूं, कैपिटल जी से, equals to half I ओमेगा स्क्वायर या I ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ऐसा होता है। देखो अब क्या हुआ, अगर मैं इसको यहां पर I से ही मल्टीप्लाई कर दूं, I से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, इसको बोल दिया इक्वेशन 6। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय I।
या मोमेंट, तो यहां से क्या बनेगा देखो E J इज इक्वल्स टू, क्योंकि J लिख दिया मैं रोटेशनल, ये मॉलिक्यूल्स के लिए, ये एक तरह से मैं रिजिड रोटर के लिए निकाल रहा हूं, और जो मैं एनर्जी निकाल रहा हूं वो रोटेशनल एनर्जी निकाल रहा हूं, तो जो J है ये रोटेशनल क्वांटम नंबर, दिस इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, इसलिए इसके नीचे ये J लिख रहा हूं, अदरवाइज ये एनर्जी, इसको J लिखने की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। तो क्या हुआ देखो I से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा I ओमेगा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूं स्क्वायर डिवाइडेड 2i। अब क्या हुआ, अब देखो L क्या था I ओमेगा, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 2i। और अब हमें पता है कि जो L स्क्वायर की वैल्यू, L की वैल्यू ये, तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुटिंग द वैल्यू अगर मैं पुट अप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा J into J plus 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या था 2i, यहाँ पे क्या था into h स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो ये क्या बन गया दिस इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i into j plus 1, बच्चे ये आ, तो ये जो एनर्जी आई है दिस इज EJ, ये एनर्जी आ गई हमारे पास किसकी, एक रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की, जो कि रिजिड है, लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी है जूल्स के अंदर है, दिस इज जूल्स। लेकिन जब हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालते हैं रोटेशन और वाइब्रेशनल, तो हमें जो एनर्जी चाहिए जूल्स में नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, तो हम क्या करते हैं देखो, हमें पता है वी नो E इक्वल्स टू क्या होता है h म्यू, म्यू क्या होता है c बाय लैम्डा, h into c बाय लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन लैम्डा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई hc। अब ये एनर्जी जूल्स में थी बच्चे, पहले देखो ये जूल्स में था एनर्जी, दिस इज इन जूल्स। 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा सेंटीमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं हमारे पास, नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रांग में, तो 1 अपॉन लैम्डा होता है वेव नंबर, दिस इज इक्वल्स टू वेव नंबर, दिस इक्वल्स टू E अपॉन hc, और इसकी जो यूनिट हो गई अब ये हो गई सेंटीमीटर इनवर्स में। तो नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय hc कर देता हूं, तो जो ये एनर्जी जूल में थी वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहां से क्या है, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय hc, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय hc, तो हमें क्या मिलेगा, अब इस E को मैं ऐसा लिख सकता हूं इस तरीके से, इसका मतलब ये सेंटीमीटर में, जब ये कैपिटल E लिखा था, ये अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो सकती है, या यहाँ कोई सी को मैं ऐसा म्यू बार के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये है तो क्या, ये एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में, तो क्या हुआ h स्क्वायर से, देखो जब इसको hc से डिवाइड किया तो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा h 8 पाई स्क्वायर ic into j plus 1 into ये क्या हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो ये है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर ic, इसको हम एक कांस्टेंट बोल देते हैं b, दिस इज b इक्वल, और ये क्या होगा रोटेशनल कांस्टेंट। तो क्या आ गया हमारे पास, जो इसकी एनर्जी का ऑप्शन बनेगा, तो हमारे पास एनर्जी क्या होगा इसकी, ऐसे E लिखा है, ये EJ ये अलग हो गया, देखो सिंबल इसको इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू क्या B into J plus 1 in सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर J equals to 0 1 2 3 up to n। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई बच्चे इसकी। अगर इसी को हम हर्ट्ज में निकाले या सेंटीमीटर इनवर्स में, तो जो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, इक्वेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन 7, दिस इज इक्वेशन 7। तो इस इक्वेशन 7 को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं, केवल h से डिवाइड करें, अगर h से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, तो EJ इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज ये इक्वल्स टू h से डिवाइड करो तो h ही कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर इनटू i j इनटू j प्लस 1। अगर ऐसा हो गया तो अब जो इसकी एनर्जी की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी हर्ट्ज में, या हम बोल सकते हैं दिस इज सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास तीन अलग अलग हो गए कि अगर जूल्स में तो h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i आएगा, लेकिन अगर वो सेंटीमीटर इनवर्स में है तो वहां पे h अपॉन 8 पाई स्क्वायर ic आएगा, और अगर वो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में तो h अपॉन 8 पाई स्क्वायर ij इनटू j प्लस 1। तो जो नॉर्मली लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम j की वैल्यू अलग अलग पुट अप करें तो हमें अलग अलग, ये अगर j किसको डिनोट करता है, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर को, इसका मतलब हमारे पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के लिए अलग अलग हमारे पास, जब j की वैल्यू हम अलग अलग पुट अप करेंगे तो हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की क्या मिलेगी, एनर्जी। तो हम देखते देखो क्या होगा। अब यहां पर अगर हम एनर्जी लेवल्स बना देते हैं बच्चे, देखो क्या हुआ, फिर ये j 0 रखा,
अगर j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास जब j की वैल्यू 0 रखो तो हमारे पास क्या आएगी एनर्जीज की E j क्या आ जाएगा 0। ये किसमें 70 मीटर यूनिवर्स में। और अगर हमने यहां पर 1 रखा, अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 2b। फिर क्या लिखा 2 रखा 6b। फिर जैसे हम लोगों ने यहां पे लिखा 4 रखा 12b। फिर ऐसे हम ऊपर रखेंगे 4 20b आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अगर यहां पे देखो सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू हो रोटेशन क्वांटम की j हो, तो हम बोल सकते हैं तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी होगी किसी भी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज 0। उसके पास इसका मतलब ये 0 हो गया। अब ये डिपेंड शो क्या करता है नॉर्मली कि भाई ये j इक्वल्स टू 0 1 2 3 इसकी एनर्जी 2b 6b 12b 20b। इस तरीके से देखो यहां से दो कंसेप्ट समझ में आते हैं बच्चे हमारे पास। पहला कि जैसे जैसे मेरा रोटेशनल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है यानी कि मेरी एनर्जी लेवल्स ये एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जो मेरा एक मॉलिक्यूल था या HCl ही मैंने बोल दिया H और Cl, तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो जब ये रोटेट करेगा, अगर ये रोटेट कर ही नहीं रहा है वहां पे बिल्कुल, तो उसकी अगर वो अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहा है एक टाइप से वहां पर अपने ही एक्स एक्सिस के अलोंग वहीं पर रोटेट कर रहा है, अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उस टाइम पे उसके हम बोलते हैं जो एनर्जी होगी वो 0 होगी यानी कि वो J इक्वल्स टू 0। लेकिन अब वो जैसे रोटेट करने लग गया, अब जब वो रोटेट करेगा तो उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है रोटेटिंग करने की। हमारे पास एक स्पीड होगी वहां पे जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको रोटेट करने की। अब ऐसा नहीं कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो ऐसा रोटेट करेगा क्या तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी 2b हो या 6b हो। उसकी कभी भी एनर्जी ना तो 3b हो सकती है, कभी नहीं होगी, रोटेटिंग मॉलिक्यूल कैसा भी हो, ना ही 4b होगी ना ही 5b होगी। इसका मतलब जब वो रोटेट कर रहा है उसकी रोटेट की एक स्पीड होगी, वो पर्टिकुलर स्पीड होगी, वो कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती इसके स्पीड की रोटेट होने की। या हम बोलेंगे कि वो जब वो रोटेट करेगा तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होगा, उस एनर्जी लेवल की वैल्यू 2b होगी 6b होगी 12b। इसका मतलब क्या हुआ उनकी एनर्जी क्वांटाइज, दैट इज एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल इज क्वांटाइज, क्योंकि ये एनर्जी तो उनके पास होगी ही नहीं। ऐसी 7 8 9 10 11 12 11 नहीं हो सकती। इसका मतलब उनकी सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फिक्स हो गई है, दैट इज वो क्या हो गए क्वांटाइज। अगर उसे यहां से 0 से 1 में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे, इसका इक्वेशन देखते हैं कैसे निकलेगा। दिस इक्वल्स टू 2b। अगर यहां से यहां पे जाना है तो कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी 4b। यहां से यहां पे जाना है तो कितनी एनर्जी करनी पड़ेगी 6b। अगर ये इससे और ऊपर जाता तो कितनी एनर्जी करता 8b, क्योंकि ऊपर वाले की 20b आ जाती है हमारे पास। तो देखो सिंपल सी बात बच्ची ये है कि जो एक मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो उसका एक जो रोटेशन होगा उसकी रोटेशन की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसा नहीं कि वो कम से भी कर सकता है और ज्यादा ना, क्या तो वो एक जो उसकी रोटेशन है उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि उस एक एनर्जी लेवल में क्या तो वो जो फ्रीक्वेंसी उसकी 10 है तो वो 10 से ही करेगा, फिर उसके बाद 10 के बाद वो 20 से ही कर सकता है, यानी कि उस टाइम पे उसकी एनर्जी अगर एक जगह 2b तो दूसरी टाइम में क्या होगी 6b होगी, फिर उसके ऊपर 12b। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाएगी उनके एनर्जी लेवल्स की। और अब वो 0 से 1 में जाएगा तो उसको 2b एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी 2b के इक्वल होगी उस टाइम पे वो अब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, मॉलिक्यूल 0 से 1 में चला जाएगा। इसका मतलब जिसकी रोटेशन की स्पीड थी वो इंक्रीज हो जाएगी, पहले कम से कर रहा था फिर ज्यादा से। फिर जैसे ही अगर वो 1 लेवल में है तो 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा 4b एनर्जी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा, उनका एब्जॉर्प्शन होगा, वो 1 से 2 में चला जाएगा। अब एक ही टाइम में मॉलिक्यूल्स हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर, तो हमारे पास बहुत ज्यादा मोल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे हमारे पास सभी एनर्जी लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
ऐसा नहीं कि नॉर्मली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ते हैं एनएमआर की हम दूसरी करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट में होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो ज्यादा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल्स के केस में हम देखते हैं तो सभी गैसियस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हमारे पास रोटेशनल मोशन वहां पे होता है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो 0 पे ही सबसे ज्यादा रहेंगे फिर 1 में कम या 2 पे। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशनल एनर्जी, वो किसी में भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो सभी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। हम ये जो हमने 2b 4b 6b निकाला है इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस between two energy levels। क्या निकालते हैं, देखो हमें डेल्टा E निकालना है ऐसा, तो हम क्या निकाला था, हम एनर्जी निकालेंगे J+1 लेवल की माइनस J की, इस तरीके से, और ये किस में निकालेंगे 70 मीटर इनवर्स में। तो हमारे पास ये क्या थी B इंटू J+1 लिखते थे, लेकिन अब ये J+1 खुद हो गया तो यहाँ पे J+1 और यहाँ पर भी क्या आएगा J+1। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू अब हम J नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी हमारे पास वो तो हम क्या लिखते थे माइनस B J इंटू J+1 J लेवल के लिए। अगर ये J+1 है तो यहाँ पे J की जगह अब हम लिखेंगे J+1। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा J+1, तो ये ऐसा हो गया। अब दूसरा क्या बनेगा, ये J की जगह फिर एक J+1, तो ये क्या हो गया J+2, इस तरीके से। तो अब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा BJ² प्लस 2J प्लस J प्लस 2 माइनस BJ² माइनस BJ। तो ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा BJ² प्लस 2BJ प्लस BJ प्लस 2B माइनस BJ² माइनस BJ। तो एक BJ से ये BJ कैंसिल हो जाएगा, BJ² से ये BJ² कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, B को कॉमन ले देंगे सभी से। अगर हम B को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या है 2BJ, यहाँ पे क्या हो गया 2B। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम यहाँ से B को कॉमन लिया तो क्या आ गया, और 2 को भी कॉमन ले दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू 2BJ+1। ये एनर्जी आ गई 70 मीटर इनवर्स, क्योंकि हमने 2B कॉमन ले लिया तो 2BJ+1। और J+1 को मैं क्या बोल सकता था J2, इसको मैं इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ J2, कि अगर वो J से किस में जा रहा है, J से किस में, कौन से J2 में जा रहा है, या दिस इज इक्वल्स टू J+1, वो अपने से एक हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज इक्वल्स टू और डेल्टा इक्वल्स टू 2BJ2, ये हो गया बच्चे। देखो अब यहाँ पर, अब देखो हमारे पास अगर हम इसकी एनर्जी निकालते हैं, हमारे पास इस एनर्जी लेवल की यहाँ पे कि 0 से 1 में जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 0 से 1 में। तो अब हम डेल्टा E निकालते हैं, डेल्टा E निकाले 0 से 1 में, एक बार डेल्टा E निकालेंगे 1 से 2 में जाने के लिए, या डेल्टा E निकाले 2 से 3 में जाने के लिए। तो अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, डेल्टा E 2B तो लिखा हम लोगों ने, अब ये यहाँ पे क्या देखो J 0 से 1, तो अगर 0 रखूंगा मैं तो 0 J की वैल्यू, क्योंकि अब जो हमें वैल्यू लिखनी है ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू लिखनी है, लोअर J वैल्यू लिखनी है बच्चे। और अगर मैं J2 लिखूंगा तो मेरे को क्या लिखनी है हायर J वैल्यू। ये ऐसा क्या, तो क्या हुआ देखो 2B डेल्टा ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं 0 से 1 निकालूंगा तो लोअर क्या लिखनी, 0 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो मेरे पास 1 ही बचेगा, तो केवल आंसर क्या आ जाएगा 2B। तो यहां से इसका जो डिफरेंस है क्या था 2B था, दिस इक्वल्स टू वैल्यू पुट अप की तो 2B। लेकिन जब मैं 1 से 2 जाऊंगा तो यहां पे 1 पुट अप करूंगा, जब 1 दूंगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 into 2 कितना हो जाएगा 4B, तो दिस इज इक्वल्स टू 4B। अब हमारे पास 2 से 3 में जाएंगे तो यहां पे 2 रखेंगे, 2 और 1 कितना होगा 2 और 1 3, 3 2 जा 6B, तो हमारे पास कितना आ गया 6B आ गया। ये ऐसा होगा। लेकिन अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बच्चे, अगर मैं ऐसे ही लिखता नेक्स्ट, अगर मैं डेल्टा E 3 से 4 पे जाता तो कितनी एनर्जी आती, 3 था, 3 और 1 4, 4 2 जा 8, तो क्या हो गया 8B। देखो जी अब आपको ये पता चलेगा कि जब मैं J = 0 से 1 पे किया तो उसने, अगर हम एक इंटेंसिटी ऐसा बनाएंगे, देखो ये अब मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिख देता हूँ B की वैल्यू, यहाँ पे 0B था, यहाँ पे 2B, यहाँ पे कितना 4B, यहाँ पे 6B, यहाँ पर 8B, यहाँ पर 10B, यहाँ पे 12B। तो यानी कि हमने B की वैल्यू रखी है कैसे,
क्योंकि जो B की वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी, रोटेशनल कांस्टेंट। अगर एक HCl मॉलिक्यूल है तो उसकी B की वैल्यू फिक्स है, अगर CO मॉलिक्यूल तो उसकी B की वैल्यू फिक्स है। अगर B की वैल्यू फिक्स है तो हम अलग-अलग B की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसलिए हमने क्यों रखा, देखो अब हमारा मॉलिक्यूल हमें पता है कि हमारी पीक कब आएगी, जब वो एक J से 0 पे जाएगा तो उस जो एनर्जी की 2p एनर्जी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे मेरे पास क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा। इसका मतलब कि जो पहला सिग्नल मेरे पास आता स्पेक्ट्रम के अंदर वो कहां पर आता, 2p वैल्यू पे। इसका मतलब ये 2p वैल्यू पे मेरे को क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि उसकी पॉपुलेशन डिफरेंस कितना ही, हमने 3 फैक्टर किए थे, पॉपुलेशन डिफरेंस किया था, फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस किया था, फिर ऐसे ही हम लोगों ने जो तीसरा फैक्टर किया था वो किया था कि उस उनके जो सिलेक्शन रूल क्या है हमारे पास, कि भाई हमारे सिलेक्शन रूल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर अब क्या हुआ, जब 2p एनर्जी की रेट से तो हमें इसका मतलब एक सिग्नल मिलेगा कहां पे, 2। देखिए सेकंड, अब वो 4b एनर्जी की रेडिएशन जोड़ करके 1 से 2 पे जाएगा तो कोई मॉलिक्यूल 1 पे, तो इसका मतलब है कि उसने दूसरी जो सिग्नल आना था वो कितने पे आना था, 4b पे आना था। इसका मतलब हमारा दूसरा सिग्नल कितने पे आएगा, 4b की एनर्जी लेवल पे आएगा, क्योंकि यहां पर उसने 4b की एनर्जी एब्जॉर्ब की। उसके बाद कितने ने किया, 6 ने किया। देखो यहां से यहां पे जाने के लिए 4b की रिक्वायरमेंट थी, यहां से यहां पे जाने के लिए 6b। तो ओवरऑल जब मैं लिख रहा हूं ऐसा, तो अब वो नेक्स्ट कितने पे कर रहा है, 6b पे। इसका मतलब 6b की एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिग्नल देगा तो ये 6 पे। उसके बाद कितने पे आ रहा है, 8 के ऊपर। इसका मतलब है कि जो हमारे सिग्नल्स मिलेंगे ऑलवेज बच्चे रोटेशनल के अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में, वो सभी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2b डिस्टेंस ही होगा। उनका जो सेपरेशन होगा बिटवीन डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव पीक्स या पीक्स, ये कितने के इक्वल आएगा, 2b के ऊपर ही आएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है 2b 4b 6b, तो ओवरऑल जब मैं b की वैल्यू रखी और देखा कि सिग्नल कहां राइज हो रहा है, तो एक 2p आ रहा है, दूसरा 4 पे, तीसरा 6 पे, फोर्थ 8 पे, फिर 10 पे। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस सभी के बीच में आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 2b के डिफरेंस पे ही आएगा। अगर उसने कोई दो वैल्यू दे दी कि हमने बोल दिया दो डिस्टेंस आ रहे, एक 80 पे आ रहे, 100 पे आ रहे, इसका मतलब जो बीच का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। जी वो किसी भी j की वैल्यू के रिस्पेक्ट में आ रहा हो हमारे पास वहां पर